72 years old, a scam artist serving a 150-year prison sentence. There's nothing to be proud about in this case. I feel horrible about the result. It's been a total disaster for the... And I genuinely believe that most practitioners in the marketplace want to comply with the rules. My team and I tried our best to get the SEC to investigate and shut down the Madoff Ponzi scheme with repeated, incredible warnings to the SEC that started in May 2000 when the Madoff Ponzi scheme was only a $3 to $7 billion fraud. तो दुनिया में ऑलरेडी कई तरीके के फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं और जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्कैम की बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं हर्षद मेहता का। लेकिन इंडिया के बाहर अगर पूरी दुनिया की बात करें या स्पेसिफिकली यूएसए की बात करें तो एक आदमी ऐसा भी था जिसने अपने इन्वेस्टर्स के $65 बिलियन चुरा लिए और इस स्कैमर का नाम था बर्नी मैडॉफ। तो ये $65 बिलियन का स्कैम कैसे हुआ ये जानने से पहले थोड़ा बर्नी मैडॉफ के बारे में जान लेते हैं। बर्नी मैडॉफ का जन्म 29 अप्रैल 1938 में क्वींस न्यूयॉर्क में हुआ। उसके पिता राल्फ और उसकी मां सिल्विया को न्यूयॉर्क में रहने के लिए फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अपने इनिशियल डेज में राल्फ एक प्लम्बर का काम करता था और सिल्विया एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी जिसकी कोई भी लग्जूरियस डिमांड नहीं थी। कुछ समय बाद राल्फ ने सोचा कि उसको एक बिजनेस करना चाहिए और यही सोचकर राल्फ और सिल्विया ने एक कंपनी फाउंड करी जिसका नाम रखा जिब्राल्टर सिक्योरिटीज। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी और उनको एक डिसेंट प्रॉफिट बनाकर देती थी। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि 1964 में जब बर्नी सिर्फ 26 साल का था तब यूएस स्टॉक एंड एक्सचेंज कमीशन ने उनकी कंपनी पर ताला लगा दिया because Sylvia, who was the legal owner of that company, had failed to show their financial report to the commission. तो जाहिर सी बात है कि उनकी कंपनी में कुछ ना कुछ तो इलीगल चल रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि कंपनी के बंद होने के बाद राल्फ और सिल्विया को किसी भी तरीके का फाइन या अपने कस्टमर को किसी भी तरीके की पेमेंट्स नहीं करनी थी। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि राल्फ के ऊपर काफी लायबिलिटी थी और उसने काफी समय से टैक्स भी पे नहीं करा था, जिसकी वजह से उसको एक कंपनी अपनी वाइफ सिल्विया के नाम पर खोलनी पड़ी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बर्नी मैडॉफ को इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम करने के लिए दिमाग कहां से मिला। ऐसा कहा जाता है कि बर्नी मैडॉफ को स्टॉक मार्केट और फाइनेंस को समझने में काफी समय लग गया क्योंकि हर एक यंग बच्चे की तरह उसका इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा था। कुछ समय बाद 1959 में बर्नी ने अपनी हाई स्कूल में मिली दोस्त रूथ से शादी कर ली थी। अगले ही साल दोनों ने साथ ही लॉन्ग आइलैंड की हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी बर्नी को अच्छी जॉब मिलने के लिए काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसने रात को गार्ड की नौकरी और सुबह लोगों के गार्डन में जाकर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम करा। इन सब छोटे मोटे कामों की मदद से उसने करीब $5,000 सेव कर लिए थे और इन्हीं $5,000 के साथ उसने अपना मन बना लिया था कि उसे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है, जिसके लिए उसने अपने इन-लॉज से $50,000 उधार पे लिए और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली जिसका नाम रखा बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC। तो मैडॉफ की फर्म का बेसिक काम था लोगों से पैसे लेना और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर देना। लेकिन मैडॉफ मेनली पैसा कमाता था बिड आस्क स्प्रेड टेक्निक से, जो कि उस टाइम पे काफी कॉमन हुआ करती थी। तो चलिए इस टेक्निक को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि बर्नी मैडॉफ एक कंपनी के शेयर ₹100 पर शेयर के प्राइस पर उस टाइम पे खरीदता है जब बाकी इन्वेस्टर्स उसको सेल कर रहे होते हैं, और जब वापस उस शेयर को खरीदने की डिमांड बढ़ने लगती है तो मेरा दोस्त विवेक उस स्टॉक को खरीदने के लिए मैडॉफ की इन्वेस्टमेंट फर्म के पास जाता है और उनको एक बिड प्राइस ऑफर करता है जो होता है ₹100 पर शेयर। लेकिन वहीं पर मैडॉफ उस स्टॉक की डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करके एक हाई आस्क प्राइस कोट करता है जो होता है ₹105 पर शेयर। तो जो ये ₹5 है वो बर्नी मैडॉफ और उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म का प्रॉफिट हुआ, जिसे नॉर्मल भाषा में बिड आस्क स्प्रेड भी कहा जाता है। सो बेसिकली मैडॉफ शेयर्स तब नहीं खरीदता था जब वो बढ़ रहे होते थे, बल्कि वो तब खरीदता था जब मार्केट डाउन होने की वजह से बाकी इन्वेस्टर्स उसको पैनिक सेल कर रहे होते थे और बाद में उसको हाई प्राइस में बेचता था। लेकिन असलियत तो कुछ और थी जो हम आगे जानेंगे। तो भले ही आज की डेट में बर्नी और बर्नी की इन्वेस्टमेंट फर्म हद से ज्यादा बदनाम है, लेकिन एक टाइम था जब उनको मार्केट मेकर कहा जाता था, क्योंकि बर्नी मार्केट में इतनी ट्रांजैक्शंस करता था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी बनी रहती थी।
जो कि जनरली मार्केट के लिए अच्छी कहलाई जाती है। साथ ही बर्नी मैडॉफ उन लोगों में से था जिसने वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नैस्डैक को स्टैब्लिश करने में मदद करी थी और साथ ही उसका 3 बार चेयरमैन भी रह चुका था। और इतना ही नहीं, बर्नी मैडॉफ का भाई पीटर मैडॉफ खुद यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे फेमस इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप सिफमा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 बार शामिल था। और इन्हीं सब वजह से मैडॉफ और मैडॉफ की इन्वेस्टमेंट फर्म का मार्केट में काफी अच्छा नाम था, जिसकी वजह से उसके पास स्टीफन स्पीलबर्ग और केविन बेकन जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। साथ ही मैडॉफ सोशल वर्क के लिए डोनेशन और पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कैंपेन करने के लिए काफी पैसा दिया करता था। लेकिन सवाल ये आता है कि हर कोई अपना पैसा मैडॉफ को ही क्यों देता था और कैसे एक सोशल वर्क करने वाला आदमी इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम कर सकता है। तो 1992 में मैडॉफ की फर्म को फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करा गया, जिसमें एसईसी ने पूछताछ करी फ्रैंक अवेलिनो और माइकल बेनीस के साथ में, जो मैडॉफ की फर्म को काफी क्लाइंट्स ला कर देता था। लेकिन मैडॉफ के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से एसईसी को वो इन्वेस्टिगेशन उसी टाइम रोकनी। लेकिन रिजल्ट्स मिले 2000 में, जब एक प्राइवेट फर्म ने मैडॉफ के खिलाफ ये कहा कि मैडॉफ की वजह से मार्केट के अंदर काफी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। साथ ही हैरी मार्कोपोलोस नाम के एक फेमस फाइनेंशियल एनालिस्ट ने ये कहा कि मैडॉफ के इन प्रॉमिसिंग रिटर्न्स के साथ में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एसईसी ने इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल स्कैम 7 बिलियन से 65 बिलियन डॉलर्स का हो गया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हैरी की वजह से काफी लोगों ने मैडॉफ के साथ में बिजनेस करना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी बात यही आती है कि ऐसी क्या श्योरिटी या ऐसी क्या स्कीम थी मैडॉफ के पास में जिसकी वजह से लोग उस पर इतना ट्रस्ट करते थे कि अपने 65 बिलियन डॉलर्स गवा दिए। तो मैं बात कर रहा हूँ पॉन्जी स्कीम की, जिसके झांसे में आकर कई लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स गवा दी। इस पॉन्जी स्कीम को आप हेरा फेरी की 21 दिन में पैसा डबल करने वाली फ्रॉड स्कीम के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैडॉफ अपने क्लाइंट्स को कुछ इसी तरीके के रिटर्न्स देने की गारंटी करता था। मैडॉफ अपने क्लाइंट्स को ये अश्योरिटी देता था कि वो उनको 90 डेज के अंदर 50% से भी ज्यादा का प्रॉफिट बना कर देगा, पर एक्चुअली में वो उनका पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता था। और इतना ही नहीं, बर्नी मैडॉफ ने अपने इन्वेस्टमेंट फर्म के डायरेक्टर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और सीएफओ फ्रैंक डी पास्काली जूनियर के साथ मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कई सारी ट्रेड रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करी और मार्केट में कई सारे फेक शेयर्स उतारे, जिनके फेक रिटर्न्स क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए काफी थे। तो ऐसे फेक प्रॉमिसेस और फेक रिटर्न्स दिखाकर बर्नी मैडॉफ ने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स बनाए, और जब भी कोई पुराना क्लाइंट उससे अपने इन्वेस्टमेंट वापस मांगता था तो वो नए जुड़े हुए क्लाइंट से पैसा लेकर उसको रिटर्न के नाम पर दे देता था। पर एक्चुअल में वो कहीं पर भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था और सिर्फ अपनी जेब भर रहा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना क्लाइंट्स बनाकर। तो जब तक उसके क्लाइंट्स उससे छोटे छोटे अमाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहे थे, तब तक मैडॉफ और उसकी फर्म को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो बहुत तेजी से नए क्लाइंट्स बनाए जा रहे थे। पर असली प्रॉब्लम तो तब आई जब उसके हजारों क्लाइंट्स ने एक साथ उससे 7 बिलियन डॉलर वापस मांगे। मतलब अगर उस समय की बात करें तो करीब 35,000 करोड़ रुपए। पर मजे की बात तो ये है कि उसके पास देने को सिर्फ 1000 से 1500 करोड़ रुपए ही थे। यानी कि एक मार्केट मेकर कहे जाने वाला, नैस्डैक का 3 बार चेयरमैन रह चुका बर्नी मैडॉफ इतने सालों से सिर्फ लोगों का पागल बना रहा था और एक सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दे रहा था। कुछ समय बाद 2008 में मैडॉफ ने ये बात कन्फ्रंट करी अपने बेटे एंड्रयू और मार्क के सामने। मैडॉफ ने सीधा कहा कि उसके पास क्लाइंट्स को देने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है और अभी तक वो सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था। ये बात सुनकर एंड्रयू और मार्क ने खुद अपने पिता की कंप्लेंट फेडरल सिक्योरिटीज जाके करी और 11 दिसंबर 2008 को मैडॉफ को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मैडॉफ बहुत कूल बिहेव करता था, यहाँ तक कि एक बार उसने इन्वेस्टिगेटर्स को यूजलेस तक कह दिया, ये कहते हुए कि उसको यकीन नहीं आ रहा कि वो इतने सालों से इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे कर पाया और किसी ने भी उसके स्टॉक रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक तक नहीं करा। यहाँ तक कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म खोलकर इतना बड़ा स्कैम करने के बाद मैडॉफ ने स्टॉक मार्केट को ही गैम्बलिंग बता दिया, ये कहते हुए कि उसको स्टॉक मार्केट सेफ नहीं लगता और उसने काफी समय से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करा है। 11 दिसंबर 2008 में जब मैडॉफ पहली बार गिरफ्तार हुआ, तब उसे बेल के लिए 10 मिलियन डॉलर्स की जरूरत थी और उस समय उसके पास इनफ कैश था अपनी बेल ग्रांट कराने के लिए। पर उसको कुछ टाइम हाउस अरेस्ट में रखने के बाद उसके भाग जाने के डर से इस केस के जज डैनी चिन ने उसकी बेल रिवोक कर दी। साथ ही मैडॉफ के 170 मिलियन डॉलर यानी कि 850 करोड़ रुपए के एसेट जब्त कर लिए और 71 ईयर्स के मैडॉफ को सुनाई 150 साल की सजा।
ऐसा कहा जाता है कि जेल के अंदर रहते हुए भी मैडॉफ की इतनी पावर थी कि वो मार्केट को कभी भी क्रैश करवा सकता था। यहाँ तक कि उसको जेल में किंग ऑफ हॉट चॉकलेट कहा जाता था, क्योंकि बर्नी मशहूर ब्रांड स्विस मिस की चॉकलेट्स के सारे पैकेट्स खरीद लेता था और जेल के अंदर बाकी कैदियों को प्रॉफिट में बेचता था। मैडॉफ के इस फाइनेंशियल स्कैम में उसके बेटे एंड्रयू और मार्क का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर उसकी कंपनी के CFO फ्रैंक और उसका भाई पीटर इस स्कैम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। मैडॉफ को पूरे 150 साल तो जेल के अंदर नहीं रहना पड़ा, क्योंकि हाइपरटेंशन के चलते 14 अप्रैल 2021 में मैडॉफ अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस स्कैम की वजह से यूएसए ने बहुत कुछ देखा है। एक समय था जब न्यूज में सिर्फ पॉन्जी स्कीम के झांसे में आए हुए विक्टिम्स की सुसाइड की खबर ही होती थी। यहाँ तक कि बर्नी के बेटे मार्क ने अपने पिता को एक्सपोज करने के ठीक 2 साल बाद खुद सुसाइड कर ली। अब इस फाइनेंशियल स्कैम के पीछे कई सारी डिफरेंट थ्योरी हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि बर्नी मैडॉफ ने $65 बिलियन का स्कैम करा, जिसमें से $20 बिलियन खुद बर्नी मैडॉफ ने बनाए। लेकिन SEC के फॉर्मर चेयरमैन हार्वी पिट का कहना है कि ये स्कैम सिर्फ $10 बिलियन से $17 बिलियन का था, और जो भी टोटल अमाउंट में डिफरेंस आ रहे हैं वो सिर्फ एक कैलकुलेशन मिस्टेक है। लेकिन आज भी इस स्कैम का अमाउंट सिर्फ एक गेस है। लॉस रिकवरी की बात करें तो 2017 में यूएस गवर्नमेंट ने 24,000 विक्टिम्स को ये प्रॉमिस करा था कि वो उनको करीब $700 मिलियन रिकवर करके देंगे, और जो कि दिए भी। और अगर बात करें पिछले 2-3 साल की तो टोटल बैलेंस बताया जाता है $64 बिलियन का, जिसमें से क्लेम करा गया पैसा यानी कि वापस मांगा गया पैसा $19.2 बिलियन है, जिसमें से हाल ही में 2023 में $14.6 बिलियन रिकवर करेगा। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एडिशनल $4 बिलियन और रिकवर करे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे आपके लिए और बेहतर रिसर्च के साथ में और बेहतर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।